वो डिफिकल्टी लेवल ठीक ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड है आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी, आप लोग कर लोगे, आई बिलीव। स्क्रीन शेयर हो गई मेरी? दिख रहा है ना? एक तो बच्चे आएंगे, मैं इन नहीं स्लाइड शो ऑन करूंगी तो इन नहीं कर पाऊंगी, ये बड़ा इशू है। तो बोल रही थी एक बार आ जाए। एक मिनट और वेट कर लेते हैं, जैसे मैं ऑन करूंगी कोई आ जाएगा। Ma'am, if we enter through our Microsoft ID, then also permission है ना, is सबकी नहीं है। मुझे मेरे ख्याल से सोशियोलॉजी और इंग्लिश वालों की नहीं है, उनकी क्लास टीम्स पे नहीं होती है शायद, आई गेस। बाकियों की तो है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी कि डिफिकल्टी लेवल कोई ज्यादा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सब आ रहा है। सिर्फ ये है कि आपने पढ़ा कितना है, डिपेंड्स, आपने प्रैक्टिस कितनी की है उस चीज की, आपने उस चीज को कितनी नॉलेज है आपको उस चीज की। पेपर 1 कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत कम कोई टेक्निकल वर्ड आ गया मान लो इसमें कम्युनिकेशन या आईसीटी में, तब फर्क पड़ता है। अदरवाइज टीचिंग में ऐसा कोई टेक्निकल टर्म नहीं आती। टीचिंग में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका देखते हैं बस, है ना। चलो फिर करें स्टार्ट, अभी तो कोई बच्चा नहीं आ रहा। हाँ जी, तो फर्स्ट हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो किसी ना किसी के, आप में से किसी के भी पेपर में आया क्वेश्चन जरूर आएगा, लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के स्तर जिनको हम कहते हैं। हिंदी में मैं बोलती रहूंगी टर्म्स, पीपीटी पूरी इंग्लिश में ही है ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीजें हैं कि आपको लेवल्स के सीक्वेंस लर्न करना है। रुक जाओ, अभी कोई आया और अभी कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलो हाँ जी, तो लेवल्स की बात करी थी मैं कि लेवल्स का क्या यहाँ पे सीन है कि लेवल्स के ऊपर आपको या तो क्वेश्चन मोस्टली क्या आता है, मोस्टली क्वेश्चन होता है इनके सीक्वेंस के ऊपर कि भाई पहला लेवल कौन सा है, दूसरा लेवल कौन सा है, तीसरा लेवल कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट लेवल ये है, सेकंड लेवल ये है और थर्ड लेवल ये है, हम क्लास में पढ़ चुके हैं इनको। लेवल्स का मतलब है कि मैं शिक्षण जब दे रही हूँ, यानी कि जब बच्चे को टीच कर रही हूँ, तो मैं कौन से स्तर के ऊपर उसको पढ़ा रही हूँ, उसको टीच कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उसको क्या दे रही हूँ, कम सोचने वाली चीजें। कम सोचने वाली मतलब जिसमें उसको कम सोचना पड़े, सिर्फ उसको क्या करना पड़े, रटना पड़े, यानी कि रोट मेमोराइजेशन, ठीक है। जैसे शुरू में हम बच्चों को ज्यादातर नाम बताते हैं चीजों के, है ना, कि फलों के नाम, सब्जियों के नाम, ये सारी चीजें बताते हैं। तो स्टार्टिंग हमारी हमेशा नेम से होती है, चाहे मैं 10th क्लास में क्यों नहीं पढ़ाने जा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं नर्सरी की बात कर रही हूँ। अगर मैं 10th में भी पढ़ाने जा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो भी आप सबसे पहले तो नाम ही इंट्रोड्यूस करोगे ना, कि मैं आज नाउन पढ़ा रही हूँ या मैं आज क्या पढ़ा रही हूँ। फिर नाउन के आप उसको टाइप्स बताओगे कि ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है। या फिर आप जैसे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हो सबसे पहले, अगर आप मैथ्स टीचर हो तो आप सबसे पहले फॉर्मूला समझाते हो। फॉर्मूला भी क्या होता है, फॉर्मूला भी किसके ऊपर होता है, उसमें कुछ सोचना थोड़ी है उनको, वो सिर्फ रटना है उनको फॉर्मूला, ठीक है।
या आप बच्चे को टेबल्स सिखाते हो, तो वो सारी चीजें क्या है, मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमें कम से कम अपना जो थॉट प्रोसेस है वो चलाना होता है, ज्यादातर हमें उसको रटना यानी कि क्रैमिंग इसके ऊपर होती है। फिर सेकेंड लेवल पे होता है कि अब आपको वो चीजें बतानी है जिसमें बच्चे को सोचना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या थे, तथ्यों की बात हो रही थी, फैक्ट्स। ठीक है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, और ये किसने दिया है, ये हर्बर्ट ने दिया है। ये जरूर याद रखना आपको, मेमोरी लेवल किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है, जबकि जो आपका ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन ने दिया है। नाम जरूर याद रखना, कई बार मैचिंग आ जाती है। तो मॉरिसन ने दिया है। मॉरिसन ने क्या कहा है इसके अंदर कि जिन चीजों के ऊपर आपको सोचना पड़ता है, यानी कि थॉटफुल, ठीक है, जैसे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड जितनी भी होती हैं, कॉन्सेप्चुअल जो इंफॉर्मेशन होती हैं, जिन चीजों को आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, उनको हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं, यानी कि बोध स्तर कहते हैं, जिसमें मुझे समझना पड़ रहा है चीज को। देन तीसरा हमारा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे हम प्रतिबिंबित स्तर भी कहते हैं, यानी कि मोस्ट थॉटफुल। इसमें तो आपको सोचना ही, मतलब आपको पूरा अपना विचार विमर्श करके आपको आंसर देना होगा, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन है ये किस चीज का होता है। सबसे पहले तो ये दिया किसने है, ये आपको हंट ने दिया है। ठीक है, अब हंट ने क्या कहा है कि जब आप इन दोनों लेवल्स के ऊपर, यानी कह लीजिए कि मेमोरी प्लस इनसाइट, इनसाइट का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, आप अंडरस्टैंडिंग लिखो, इनसाइट नहीं, ठीक है, इनसाइट का मतलब सूझ, जिसके जो सूझ हम कहाँ यूज करते हैं, यहाँ सेकंड लेवल पे। तो जब आप क्रैमिंग लेवल आपने याद कर लिया, आपने फैक्चुअल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल दोनों याद कर लिए, उसके बाद आप क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, यानी कि जो भी आपने पढ़ा, चाहे वो फॉर्मूला थे, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट था, कोई विषय की चीज थी, कोई गहनता से पढ़ी हुई चीज थी, लेकिन आपने उसको क्या किया है, दोनों ही स्तरों के ऊपर रिफ्लेक्ट किया है, यानी कि दोनों स्तरों को मिला के हमारा रिफ्लेक्शन लेवल बनता है, रिफ्लेक्टिव लेवल बनता है। ठीक है, इसमें हमें काफी सोचना पड़ता है। और ये इसके अंदर क्या है, तीनों के अंदर एक चीज और याद रखनी है इसके अलावा, कि देखो ऐसा नहीं है कि एक क्लासरूम में सिर्फ टीचर एक्टिव होता है या सिर्फ बच्चा एक्टिव होता है। एक्टिव दोनों होते हैं हमेशा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि कभी भी ये नहीं कहना कि बच्चा तो जी बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है। बिल्कुल एक्टिव कैसे नहीं है, उसका माइंड तो एक्टिव ही होता है ना। चाहे मैं बोल रही हूँ इस वक्त, बट आप भी तो मुझे सुन रहे हो, तो आप भी एक्टिव हो, एक्टिव लिसनर्स हो आप, है ना। लेकिन आपने जब जब इन लेवल्स के अकॉर्डिंग पूछेगा तो वो ये स्टेटमेंट देता है कि इसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है या टीचर ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव दोनों है, लेकिन कौन से लेवल पे कौन ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, जब तो देखो मेमोरी लेवल की बात होती है तो उसके ऊपर टीचर ज्यादा एक्टिव होता है। टीचर एक्टिव क्यों होता है, क्योंकि मेन फैक्ट्स कौन दे रहा है, टीचर दे रहा है, बच्चा केवल उसको सुन रहा है बैठ के। ठीक है, फिर दूसरा लेवल के ऊपर भी कौन होता है, टीचर ही होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर दोनों, बोथ आप कह सकते हो। जितना मैं समझा रही हूँ उतना ही आपका समझने में जोर लग रहा है ना। तो दोनों ही एक्टिव रहते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो स्टूडेंट है वो ज्यादा एक्टिव होता है टीचर से। जैसे मान लो टीचर ने तो क्वेश्चन पूछ लिया, टीचर ने क्वेश्चन दिया, लेकिन सोच कौन रहा है, उसका आंसर कौन देगा, उसका आंसर बच्चा देगा। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, आंसर जो है वो कहाँ से आएगा, स्टूडेंट से आएगा। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट विल बी मोर एक्टिव ऑन दिस लेवल। ठीक है, तो ये लेवल समझ में आया आपको। मैम सेकंड लेवल के किसने दिए हैं? मॉरिसन। किसी को कोई डाउट? एक बार उसमें मैम अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव में कौन एक्टिव होगा ज्यादा? देखो अंडरस्टैंडिंग में, अच्छा इस वक्त हमारे अंदर कौन, आप लोग मेरे को समझ रहे हो है ना, कौन ज्यादा एक्टिव है ये बताओ, मैं या आप? टीचर दोनों एक्टिव है। आप भी तो उतने ही देखो आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे, क्यों पूछा, क्योंकि आप सुन रहे हो मुझे एक्टिवली। आपको जो समझ में नहीं आया वही आपने मुझसे पूछ लिया, है ना। इसका अगर आप सुन ही ना रहे होते तो आपको क्वेश्चन भी रेज ना होता, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जितना एक टीचर अपने तरफ से प्रभाव डालता है, उतना ही बच्चे को भी क्लास में इंटरेक्ट करना पड़ता है, होना पड़ता है इंटरेक्टिव। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, हाँ जी, अगर ऑप्शंस में अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पूछेंगे स्टूडेंट और टीचर, तो अगर स्टूडेंट टीचर दे बोथ का ऑप्शन ना हो तो टीचर। तो टीचर वैसे वो देगा नहीं, ऐसे बोथ देगा। ठीक है, ओके मैम। देन आता है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव लेवल पे स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव होता है।
अगर मैं आप लोगों को, जब मैं टेस्ट देती हूँ, अब इतने दिन छुट्टी थी, मेरा कोई काम नहीं था, मैंने सिर्फ टेस्ट भेजे हैं, और आप लोगों ने क्या किया, किए किसने है वो, आप लोगों ने किए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर यानी जो मैंने पढ़ाया या जो आपने पढ़ा या जो भी आपकी समझ में आया, चाहे वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, चाहे वो कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, आपने मुझे वो टेस्ट देके आपने मुझे दिखाया कि आपको वो चीज कितनी आ रही है या कितनी नहीं आ रही है, या किस चीज में डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा है। रिफ्लेक्शन कंप्लीटली ज्यादा मेजर पार्ट जो है वो स्टूडेंट का रखता है। क्लियर? यस मैम। आगे चले? यस मैम। ओके जी। ये सारे के सारे ना टीचिंग के मेथड्स हैं। ये मतलब मैंने रैंडम जो भी जितने आपके मेथड्स हैं वो सारे आपके, हालांकि आपके नोट्स में भी हैं, तो आप इनको सबको डिस्कस करके जाएंगे, यानी कि एक बार देख के जरूर जाएंगे। स्पेशली जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, आजकल इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और प्लस जैसे कि आपका ये कई बार वो बीच में ही दे देता है कि लेक्चर मेथड हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, पुराने भी दे देते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं कि टीचिंग यानी शिक्षण की विधियां क्या क्या हैं, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 हमारे पास है इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आगमन, आगमन का मतलब क्या है, विशेष से सामान्य की ओर जाना, यानी कि फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि जब मैं कहां से कहां जा रही हूँ, कोई एक विशेष चीज से मैं सामान्य चीज की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। कोई एग्जाम्पल दे सकता है इसका, इंडक्टिव का? मैम विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मैम, जैसे मैम हमने कोई ऐसे सूर्य को बताना है मैम, उसके बारे में चित्र में बता दिया, फिर उसकी मतलब विशेषता बताते हैं, फॉर्मूला सौर मंडल है ये चीज। तो वो सामान्य कैसे होगा? मैम फार्मूला डिराइव करना। फॉर्मूला क्या? फार्मूला डिराइव करना, मैम सॉरी एग्जांपल से फॉर्मूला की ओर जाना मैम। पहले एग्जांपल देना कोई भी सरल फलता फिर दिखाना बताना, उसके बाद उसके बारे में फॉर्मूला में उसको बताना। तो एग्जाम्पल से जब हम रूल की तरफ जाते हैं या फॉर्मूला जैसे आपने कहा उसकी तरफ जाते हैं, तब हमारा क्या होता है? सेब गिरा मैम, लाइक एप्पल का गिरना, पहले एक एग्जांपल दिए, क्वेश्चन फॉर्म की, एंड देन वी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ जी, तो वो क्या हुआ कि वो बताता है कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि उसने जनरलाइज कर दिया उसको, ठीक है, सभी के ऊपर लागू कर दिया। पहले वो स्पेसिफिकली एक ही एप्पल की बात करता, बट जितनी भी चीजें हैं अब वो उन सब की रूल का मतलब क्या है कि सभी चीजों को ऊपर उछालोगे तो वो गिरेंगे, मतलब ऊपर से नीचे ही आएंगे। तो इस तरीके के जो चीजें हैं कि एग्जाम्पल टू रूल एक तो आपको याद रखना है, लेकिन कई बार हमें ये चीज ना स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाती है। मान लो वहां पे एग्जाम्पल टू रूल वाला जैसा कुछ नहीं आया, जैसे पूनम अभी बात कर रहे थे कि उस तरीके का आ गया कि अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए अगर मैं एक पहले मैं दे रही हूँ विशेष जो मतलब स्टेटमेंट्स हैं वो बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको जनरलाइज कर रही हूँ। जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि पूनम पढ़ रही है, पूनम पढ़ती है ना, या फिर अगर मैं कह रही हूँ कि राखी भी पढ़ती है, अच्छा इस क्लास में ये भी पढ़ती हैं, इस क्लास में वो भी पढ़ती हैं, है ना। तो अगर मैं ये मैं क्या कर रही हूँ, स्पेसिफिक यानी विशेष तौर पर नाम ले लेके सबकी एक एक मतलब सबको बता रही हूँ कि ये भी पढ़ती है, ये भी पढ़ती है, ये भी पढ़ती है, ये भी पढ़ती है। लेकिन उसकी जनरल स्टेटमेंट क्या होगी, अगर मैं इसी चीज को जनरल वे में कहूं तो क्या होगा, सामान्य तौर पर क्या सेंटेंस बनेगा? सभी बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं मैम। सभी लड़कियां, मैंने लड़कियों के नाम लिए, सभी लड़कियां, हाँ सभी बच्चे आप कह सकते हो, अगर मैं बॉयज भी इंक्लूड कर रही हूँ। तो अगर मैंने कहना है कि भाई देखो इस क्लास की सभी लड़कियां ही पढ़ती हैं, है ना, तो मुझे स्पेसिफिक से मैं कहाँ जा रही हूँ, इधर जनरल की तरफ जा रही हूँ। यानी पहले मैंने नाम ले लेके एक एक को बोला, उसके बाद मैंने उस चीज को क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया कि सभी के ऊपर लागू कर दिया कि भाई सभी पढ़ाकू हैं इस क्लास के अंदर। तो ये जो चीज है ये आगमन विधि होती है, जब आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हो या फिर जब आप स्पेसिफिक टू जनरल, दोनों को ही आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो मैंने बता दिया, ठीक है। इसका ठीक उल्टा क्या होता है, निगमन।
ठीक है। निगमन यानी जिसमें नियम पहले आएगा, न है ना, न मतलब निगमन से नियम याद रखना है। तो निगमन के अंदर क्या करते हैं हम, डिडक्शन करते हैं, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि इस क्लास की सभी लड़कियां पढ़ती हैं, इसका मतलब मनीलेखा भी पढ़ती है, इसका मतलब राखी भी पढ़ती है, इसका मतलब शशि भी पढ़ रही है, इसका मतलब पूनम भी पढ़ रही है, कोई भी है वो सब इसका मतलब पढ़ रहे हैं। तो स्पेसिफिक के अंदर वो चीज क्या हो जाएगी, इसका मतलब हर कोई पढ़ रहा है। तो जब मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी, और इसी का ठीक जैसे इसके साथ जैसे आपने यहाँ पे कहा था एग्जाम्पल टू रूल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वो डिफरेंट जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स तो स्पेसिफिक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन रूल क्या होता है, हमेशा जनरल। अगर आपको याद है तो रूल देखो, रूल क्या होता है, सबके लिए सेम होता है। जो परसेंटेज का रूल मैं एक क्लास में पढ़ाऊंगी वही दूसरे क्लास में बताऊंगी, जो एक बच्चे को बताऊंगी वही दूसरे बच्चे को बताऊंगी, लेकिन एग्जाम्पल तो मैं अलग अलग दे सकती हूँ ना। तो एग्जाम्पल तो अलग अलग चीज पे लागू हो सकता है उस चीज का, कि परसेंटेज मैंने कभी कपड़ों में बता दी, कभी किसी चीज में बता दी, कभी नंबरों का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स कैन बी डिफरेंट, कैन बी स्पेसिफिक, ठीक है, लेकिन जो रूल रहेगा वो जनरल यानी सामान्य होगा, वो एक ही रहेगा। इज इट क्लियर, आगमन और निगमन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है जी किंडरगार्टन। किंडरगार्टन के बारे में हार्डली ये क्वेश्चन आया है कि किसने दिया है, तो आपको याद रखना है ये फ्रॉबल ने दिया है, और इसे प्लेवे मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। ये किंडरगार्टन है, वहां पे किंडरगार्टन जैसा कुछ भी मत लगा के आना, ठीक है, यानी कि बालवाड़ी या जिसको हम आंगनवाड़ी या बालवाड़ी इन नामों से भी जानते हैं, तो हम उसको ज्यादातर तो बालवाड़ी लिखते हैं वो पेपर में। तो किंडरगार्टन हम उसको कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो मतलब नर्सरी से भी, मतलब फर्स्ट से नीचे जो चीजें आती हैं बच्चों के लिए, बच्चे जो पढ़ते हैं जिन क्लासेस में, उसको हम केजी किंडरगार्टन कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें फ्रॉबल ने दिया था, ठीक है। इसे प्लेवे भी कहते हैं, यानी खेल कूद के माध्यम से पढ़ना, खेल विधि। फिर नेक्स्ट आता है जी ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल वही होते हैं जो यूट्यूब पे आप देखते हो। ट्यूटोरियल का मतलब होता है एक तरीके का ये देख लेना कि वो चीज होती कैसे है, ठीक है, यानी कि मैं किसी को करके दिखा रही हूँ उस चीज को कि वो चीज होगी कैसे, और उसकी ट्यूशन टाइप ट्यूटोरियल होता है, तो उससे आप सीख पाते हैं। ये जस्ट वीडियोस के थ्रू या किसी भी ट्यूटोरियल मोस्टली वीडियोस के थ्रू ही होता है। फिर नेक्स्ट आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट आप सबको पता है, कोई भी दिया गया जो कार्य होता है, गृह कार्य असाइनमेंट के तौर पे दिया जाता है, तो असाइनमेंट उसको हम कहते हैं जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट हमें कुछ दिए गए हैं और उनके ऊपर हमें लिख के लाना है, या उनके ऊपर हमें एक्सप्लोर करना है उस चीज को, यानी कि मुझे उस चीज को पढ़ना है, डेप्थ में जाना है और उसके ऊपर काम करके लेके जाना है, ठीक है। तो वो असाइनमेंट मेथड रहता है। फिर आता है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग, कई बार आ चुका है आपके पेपर में। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस, ठीक है। जब आप बच्चे को, ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है दिमाग को हिलाना, मतलब दिमाग में तूफान लाना। तो जब आप बच्चे को ज्यादा हम पजल्स देते हैं या ऐसी चीजें दे रहे हैं कि जिसमें वो एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस ढूंढे, हम चाहते हैं, ठीक है, तब हम उसको क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड देते हैं, यानी कि प्रॉब्लम एक देते हैं जिसके रिगार्डिंग वो काफी सारे सॉल्यूशंस उसके ढूंढे, हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जी आपके पास मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी और ये जो आपका किंडरगार्टन है, दोनों आपने याद रखना है कि छोटे बच्चों के हैं, ठीक है। तो मॉन्टेसरी मेथड किसने दिया था, मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था, और ये भी छोटे बच्चों के लिए है। देन नेक्स्ट आता है जी रोल मेथड, रोल प्ले, सॉरी, रोल प्ले क्या होता है, किरदार निभाना। जैसे ये मोस्टली ड्रामा वगैरह करते हुए होता है कि आप किसी का किरदार निभा के उस चीज को सीख रहे हैं कि क्या ये क्या चीजें होती हैं या क्या चीजें हैं, ठीक है, किरदार सीख रहे हैं, किसी का क्या चीज सीख रहे हैं, तो वो रोल प्ले मेथड होता है। नेक्स्ट आता है जी क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो सुकरात ने दिया था, यानी कि सोक्रेट्स ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन आंसर का मतलब क्या है, प्रश्नोत्तर विधि हम इसको कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि सुकरात ने हमें दिया था। इसके बारे में एक चीज जरूर याद रखना कि ये ऐसा मेथड है जिसमें बच्चा क्लास में अच्छे से अटेंटिव रहेगा, ठीक है। चलिए ये मैं आपको एंड में बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन वो पुट करते हैं और आपको कैसे कंफ्यूजन आती है वहां पे। तो क्वेश्चन आंसर मेथड का मतलब है सीधा एक मतलब क्वेश्चन पूछना और आंसर देना। क्वेश्चन मतलब क्लास में जैसे पढ़ाते वक्त क्वेश्चन पूछते रहना बीच बीच में।
देन नेक्स्ट आता है जी लेक्चर मेथड, हमारा सबसे पुराना, ठीक है, ट्रेडिशनल भी कह देते हैं इसको, यानी कि पारंपरिक है कि गुरुकुल टाइम से हम लेक्चर देते आ रहे हैं, भाषण विधि जिसको हम कहते हैं, तो सबसे पुराना मेथड है लेकिन आज तक चल रहा है, ठीक है। और देन आता है जी टीम मेथड, ठीक है। टीम मेथड का मतलब क्या है? टीम टीचिंग आएगा, हाँ टीम टीचिंग ही है, मैं मेथड पढ़ रही हूँ। टीम टीचिंग का मतलब क्या है? टीम टीचिंग इज नॉट रिगार्डेड स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, यहाँ पे टीचर्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टीचर्स की बात हो रही है। टीम टीचिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप टीम के अंदर पढ़ाते हैं, अब टीम के अंदर कैसे पढ़ाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप नेट की तैयारी भी कर रहे हो तो आपको एक टीचर नहीं पढ़ाता है, जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है यानी विशेषज्ञ होता है, ठीक है। कोई पेपर 1 का करा रहा है, कोई पेपर 2 का अलग से टीचर होता है आपका, ठीक है। मैथ्स का टीचर अलग से होता है आपका, क्योंकि वो मैथ्स में स्पेशलिस्ट है, ठीक है। हम थ्योरी पार्ट में स्पेशलिस्ट हैं, हम अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर जब स्पेशलिस्ट होते हैं, और इस तरीके से हम बच्चे को पूरा यूजीसी का ये करवाते हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है? टीम टीचिंग होता है, जहाँ पे आपको कई सारे टीचर मिलके अपना अपना पार्ट करवा रहे हैं, ठीक है। कोई कुछ पूछ रहा है? कोई क्वेश्चन कर रहे हो? माइक्स म्यूट कर लो अगर नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट आता है जी टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन। ये आपको पता ही है, हम टीवी पे या वीडियो के थ्रू प्रेजेंटेशन देके किसी को भी पढ़ा सकते हैं। देन आता है जीडी, यानी कि विचार विमर्श आप कह सकते हो, ग्रुप डिस्कशन हम करते हैं, सब लोग बैठ के आपस में डिस्कस करना। ये भी आजकल काफी आप कह लो, जब 4 ऑप्शंस के बीच में आएगा, आपने इसको इम्पोर्टेंस देनी होती है, आपको सोचना पड़ेगा कि ये आंसर भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि डिस्कशन ऐसी चीज है कि अब देखो, इस वक्त देखो कौन बोल रहा है, मैं ही बोली जा रही हूँ, है ना। आप पता नहीं क्या कर रहे होगे, कि मतलब सुन रहे हो, एक्टिवली भी सुन रहे हो मुझे या नहीं सुन रहे हो, मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर मैं किसी चीज पे डिस्कशन करने लग जाऊं, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्लास में मुझे कौन कौन सुन रहा है, और प्लस आप लोग भी पार्टिसिपेट करोगे। तो ये ना, लर्नर को एक्टिव बनाने के लिए डिस्कशन का इम्पोर्टेंस जो है वो काफी अच्छा है, ठीक है। एटलीस्ट लेक्चर से ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं इस वक्त लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को उतना इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ जितना इन्वॉल्व एक हम डिस्कशन में होते हैं। अगर मैं विचार विमर्श करने लगूं किसी चीज पर, जैसे बोलोगे, तो आपका भी उतना ही भागीदारी, पार्टिसिपेशन रहेगा क्लास के अंदर। मैम आवाज नहीं बोल किसका माइक ऑन है? ऑफ कर लो अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो, डिस्टर्बेंस हो। मैम आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? सबको कट रही है क्या? मैम कट रही है मैम आवाज। हाँ जी, आवाज कट कट रही रही है। है मैम आपकी आवाज। वेट जी, वेट। Wi-Fi connection is low. चेंज कर लेते हैं। अब आ रही है आवाज क्लियर? मैम ये ग्रुप डिस्कशन एक बार दोबारा बताओ। कौन सा? ये ग्रुप डिस्कशन मैम आवाज कट रही है। ग्रुप डिस्कशन, हाँ, ग्रुप डिस्कशन पे मैं यही कह रही थी कि ग्रुप डिस्कशन को हम 4 ऑप्शंस में या 6 ऑप्शंस में, जब वहां पे आपको ऑप्शंस आते हैं, तो आपको इसको ना
ऐसे नहीं लेके चलना कि नहीं नहीं ग्रुप डिस्कशन भी कैसा, मतलब आपने इसको हल्के में नहीं लेना, कहने का मतलब है आपने ये नहीं सोचना कि ग्रुप डिस्कशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट मेथड, नहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। स्पेशली अगर उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको लर्नर को एक्टिव रखना है, यानी कि जो बच्चा है क्लास के अंदर उसको मैं कौन से मेथड से, मतलब अगर उसने 6 दिए हैं और उसमें से आपको 4 चूज करने हैं, तो डिस्कशन में भी लर्नर जो है वो उतना ही एक्टिव रहेगा, बल्कि लेक्चर में नहीं रहेगा। जैसे इस वक्त आप लोग ज्यादा एक्टिव नहीं हो, मैं यही कह रही थी कि इस वक्त जैसे आप लोग ज्यादा एक्टिव नहीं हो, मैं ही ज्यादा बोल रही हूँ या इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन मेरा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं विचार विमर्श करने लगूंगी, अगर मैं कहूंगी कि चलो हम जीएसटी की बात करते हैं और अपने अपने विचार रखो इसके ऊपर कि आपको क्या बेनिफिट्स लगते हैं और क्या इसके डिमेरिट्स लगते हैं, या आपको कैसे ये बेनिफिशियल नहीं रखता है, तो आप लोग सब जैसे ही उसके ऊपर अपने विचार रखने लगोगे, इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग एक्टिव हो जाओगे, क्लास में ज्यादा एक्टिव हो जाओगे। तो ग्रुप डिस्कशन को मेरे कहने का मतलब है लर्नर को एक्टिव रखने के लिए एक अच्छा मेथड माना जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपने इसको इग्नोर नहीं करना है, एक बार इसके ऊपर थॉट जरूर देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा और मुझे आंसर में क्या चूज करना है। देन नेक्स्ट आता है जी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसके अंदर मैं कह रही थी कि आपको कुछ भी चीज जिसके अंदर आपको पहले डेमो दिया जाता है, डेमो जैसे कि एक टीचर डेमो, जैसे हम जब टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते थे बीएड के अंदर, मतलब जब शुरू में टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो पहले हमारी टीचर ही बताती थी कि टीच कैसे करना है, ब्लैक बोर्ड पे खड़े कैसे होना है, आपकी बैक कहाँ होनी चाहिए, आपका फेस किधर होना चाहिए, आपकी जो आप लिख रहे हो वो किधर जाना चाहिए, ठीक है, आपकी वॉइस पिच कैसी होनी चाहिए, सारी चीजें हमें ये बताई जाती है ना। तो वो पहले कौन करके दिखाता है, ऐसे थोड़ी ना टीचर बोलती है चलो पढ़ाओ, पढ़ा के दिखाओ, पहले वो खुद बताते हैं आपको। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, जिसके अंदर पहले आपका जो टीचर है पहले आपको डेमो देगा, उसके बाद आपको सेम चीज क्या करनी है यहाँ पे करके दिखानी है, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, कई बार आया आपके पेपर में। ह्यूरिस्टिक का मतलब है अन्वेषण विधि, यानी कि खोज विधि, दोनों नामों से इसको जाना जाता है, डिस्कवरी या ह्यूरिस्टिक मेथड। तो हम इसे खोज विधि या फिर हम इसे अन्वेषण विधि कह देते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये किसने दिया है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है, आपको याद रखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भी लर्नर को क्या रखेगा, एक्टिव रखेगा। अब ये लर्नर को क्यों एक्टिव, ये तो है ही लर्नर ओरिएंटेड, इसके अंदर तो टीचर का ज्यादा पार्ट है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आज अगर मैं आपको कह दूं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कल आप लोगों ने मेरे को बताना है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, मुझे नहीं पता, आप लोग पढ़ के आओगे और आप लोग खुद इसको सर्च आउट करके आओगे, मैं आपको कुछ नहीं दे रही, सिर्फ नाम दे रही हूँ टॉपिक का, आपको डिस्कवर करना है उसको, आप खोजना है उसको, ढूंढना है उसके बारे में, एक्सप्लोर करना है उसके बारे में, तो कल आप आके मुझे बताओगे। अब ये काम किसका हो गया पूरी तरह से, ये काम लर्नर का हो गया, और लर्नर उसे करेगा भी, ठीक है। जब आप 10 साइट्स पे जाओगे कि अच्छा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये होती है वो होती है, या यूट्यूब पे किसी की वीडियो सुनोगे, मुझे आके बताओगे, तो उससे आप ही की नॉलेज एक्सपैंड होगी, ठीक है। मुझे तो ऑलरेडी पता है कि क्या होती है, लेकिन उससे क्या होगा, आप ही की नॉलेज उससे क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड भी कंप्लीटली लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता के लिए अच्छा होता है और उसे और ज्यादा सक्रिय यानी एक्टिव रखता है। देन नेक्स्ट आता है लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना किसी भी कार्य को, मतलब ज्यादातर हम इसमें एक्सपेरिमेंटल चीजों की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी चीज है जब तक मैं उसे करूंगी नहीं ना तो मैं उसे समझूंगी नहीं। जैसे अगर मैं ड्राइविंग की बात कर रही हूँ तो मैं बुक में पढ़ लूँ कि अच्छा स्टीयरिंग ऐसे पकड़ना है और ब्रेक ऐसे दबानी है या ऐसे है, मैं बुक पढ़ लूँ उसकी, है ना, कि ड्राइविंग कैसे करनी है, तो मुझे थोड़ी ड्राइविंग आ जाएगी अनटिल अनलेस मैं उस चीज को कर नहीं लेती। ऐसे इसी तरीके से स्विमिंग है, इससे तो जितनी भी स्किल बेस्ड चीजें होती हैं या जितनी भी मतलब आप कह लीजिए ऐसी चीजें हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, करके सीख सकते हैं, तो मोस्टली जॉन डेवी ने दिया है ये। और जॉन डेवी का मानना है कि मोस्ट ऑफ द चीजें जो है हम लर्निंग के अंदर करके सीखते हैं, जब तक हम करते नहीं है हमें नहीं आता। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये कोई मेथड नहीं है, ये टीचर के रिगार्डिंग बात हो रही है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार आपके ऑप्शंस में या आपके पेपर में इसके रिगार्डिंग कुछ पूछ लेते हैं। देखो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन वहां आता है जहां हम एक ऐसे क्लासरूम की बात कर रहे होते हैं जहां हर तरीके का बच्चा बैठा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हर तरीके का बच्चे का क्या मतलब है, मान लीजिए मेरी क्लास में एक ब्लाइंड बच्चा भी बैठा है, मेरी क्लास में एक मतलब कह लो बच्चा भी बैठा है आईक्यू वाला, मेरी क्लास में एक एवरेज बच्चा भी बैठा है, मेरी क्लास में एक इंटेलिजेंट भी बैठा है ना, हाईली इंटेलिजेंट मतलब गिफ्टेड भी बैठा। तो अब देखो मैं तो पढ़ा रही हूँ साधारणतः एक ही इंस्ट्रक्शनल मेथड से,
क्या वो उन सब के लिए सुटेबल है? नॉट एट ऑल, सुटेबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर मैं अकेला बोल के भी पढ़ा रही हूँ तो भी सुटेबल नहीं हो सकता। अब जिसको सुनाई नहीं देता उसको तो सुनेगा ही नहीं, है जिसको ऊंचा सुनाई देता है, या जो मतलब मान लो एक ही बार अगर मैं बात को बता रही हूँ तो उसके लिए भी जो लो वाला है जो है या जो एवरेज वाला है, हो सकता है उसे 2 बार में बात समझ में आती हो कि भाई अच्छा मैम ने ये बोला है। तो ये जो चीजें हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब है एक ऐसा लेसन प्लान तैयार करना जब आप क्लास में जा रहे हो, ताकि आपकी जो वेराइटी है क्लास के अंदर, है ना, हमारे पास क्या होते हैं, वेराइटी वेरी करते हैं हमारे बच्चे, एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफरेंट होते हैं, और तो उनके हर किसी के हिसाब से वो सूटेबल हो। ऐसा नहीं कि मैंने बस जनरल बच्चों के लिए बना लिया लेक्चर, बाकियों को समझ में आए ना आए मेरी सिरदर्दी नहीं है, नो, ऐसा नहीं। आपकी कहता है आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है, यानी आपके जो दिशा निर्देश हैं वो कैसे होने चाहिए, हर बच्चे के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट होता है जी प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्रामन निर्देशन जिसे हम कहते हैं, किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। जैसे जो आप आजकल मॉक टेस्ट करते हैं, मॉक टेस्ट है ना, करते हैं ना, क्लिक करते हैं अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्लिक करते हैं अगला आ जाता है, क्लिक करते हैं अगला आ जाता है, उसी को हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये सब प्रोग्रामिंग के द्वारा सेट किया जाता है। मैंने आपको क्लास में इसका पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि कैसे कैसे हम इसके अंदर फ्रेम्स बनाते हैं और बच्चा आगे से आगे स्टेप्स लेता है। अगर आप भूल गए हो तो याद से इस वीडियो को, टीचिंग मेथड की वीडियो को जाके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अच्छा ये जरूर याद रखना कि ये स्किनर ने दिया था, ठीक है। स्किनर को पहली टीचिंग मशीन के फादर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें पहली बार टेक्नोलॉजी कैसे पढ़ा सकती है, बिना टीचर के क्लास में कैसे पढ़ता है एक बच्चा, वो हमें बताया है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहाँ होता है, प्रोग्रामिंग कहाँ होती है, कंप्यूटर के ऊपर, जहाँ पे टीचर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मतलब टीचर ने तो बस जैसे हम सीडी चला देते हैं ना, ऐसे एक प्रोग्राम चला दिया और बस टीचर का कोई काम नहीं है, उसके बाद प्रोग्राम ही पढ़ाएगा बच्चे को। तो ये क्या हो गई, फर्स्ट टीचिंग मशीन की तरह हो गई कि जिसमें अध्यापक की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक। तो ये हमें किसने दिया, स्किनर ने दिया। देन आता है जी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ठीक है। कंप्यूटर सहायक अधिगम, यानी कि ऐसी लर्निंग जिसके अंदर हम कंप्यूटर की सहायता से पढ़ रहे हैं, जैसे इस वक्त आप लोग पढ़ रहे हो, कैसे भी इसमें कितने सारे ऐसे मेथड्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए, जो कंप्यूटर की सहायता से हम करते हैं, ठीक है, यानी पढ़ते हैं उनको। तो वो सारे के सारे क्या जैसे सेमिनार के थ्रू पढ़ना, या अभी भी आप मेरी पीपीटी के थ्रू पढ़ रहे हो, है ना, मैं आपको कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा रही हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है, जब मैं किसी भी टेक्नोलॉजी का सहयोग लेकर, असिस्ट मतलब क्या होता है, सहयोग, हेल्प लेके, ठीक है, पढ़ती हूँ कुछ भी। जैसे आप ऑनलाइन स्वयं पे अगर जाओ तो स्वयं कहाँ है, स्वयं तो आपके इसमें मिलेगा कंप्यूटर में आपको, वो कहीं ऑफलाइन तो है नहीं। या कोई क्रैश कोर्स कर रहे हो या यूट्यूब से भी कुछ सीख रहे हो, वो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है। इसे आपके पेपर में CAL करके भी लिखा जा सकता है, इसकी एब्रीविएशन है, ठीक है, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है, CAL है, तो उसकी फुल फॉर्म है ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। नेक्स्ट आता है जी इंटरैक्टिव वीडियो। इंटरैक्टिव वीडियो जैसे कि मतलब अभी हम इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, तो ऐसी वीडियो जो काफी इंटरैक्टिव होती है, जिसके अंदर पिक्चर्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, और जिससे बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो और ज्यादा गेन किया जा सकता है, उसके थ्रू पढ़ाना। देन होता है केस स्टडी मेथड, जिसके थ्रू पढ़ाना। अब केस स्टडी क्या होती है, किसी भी एक विषय के ऊपर या किसी भी एक बच्चे के ऊपर, सब्जेक्ट एक ही होगा इसके अंदर, ठीक है, उसको गहनता से अध्ययन करना, यानी कि उसकी डीप स्टडी करना, ठीक है, उसे हम केस स्टडी कहते हैं। उससे क्या होता है कि आप उस टॉपिक के बारे में या उस विषय के बारे में पूरी गहनता से, पूरी गहराई से जान जाते हैं, ठीक है, उसकी हिस्ट्री से लेके उसका सब कुछ जान लेना। नेक्स्ट आता है जी प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किल पैट्रिक ने दिया था, ठीक है, किल पैट्रिक ने दिया था। हाँ जी, इंटरेक्टिव ये वाला नहीं समझ में आया हमको। इंटरेक्टिव होता है जैसे अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वीडियोस बना के बच्चे को पढ़ाना, ऐसी इंटरेक्टिव वीडियोस जिनमें बच्चा एंगेज हो सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर बच्चा ऐसा ना उसका ध्यान भटके। एक तो होता है सिंपल टेक्स्ट लिख दिया, या एक होता है जिसमें कोई इंटरेक्टिव में वीडियो में क्या होगा, पिक्चर्स भी होंगी, साउंड्स भी होंगे, सब चीजें होंगी, तो वो इंटरेक्टिव बन जाएगी और ज्यादा, ठीक है, यानी बच्चे का ध्यान खींचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, जो मैं कह रही थी प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड का क्या है कि आपको ये किसने दिया है, ये किल पैट्रिक ने दिया है। जो किल पैट्रिक थे वो जॉन डीवी के शिष्य थे, यानी कि उनके स्टूडेंट थे।
तो कई बार जब प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर क्वेश्चन आता है, कई पेपरों में किलपैट्रिक का ऑप्शन ही नहीं दिया होता कि अगर वो मान लो पूछ लें कि भाई किसने दिया है, वहां पे कई बार ना जॉन डीवी लिखा होता है। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट भी तो लर्निंग बाय डूइंग है ना। प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसमें आप करके देखते हो उस चीज को। तो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको दिया जाता है, बनाने के लिए मतलब आपको होमवर्क के लिए प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आज मैंने ये पढ़ा है, इस चीज पे प्रोजेक्ट बना के लाओ। तो जब आप उसको करते हो, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि क्या चीज क्या है। तो उसी तरीके से है ये। तो ये किलपैट्रिक ने दिया था, बट अदरवाइज अगर किलपैट्रिक का नाम कहीं ऑप्शन में आपको नहीं दिखता है इन एनी केस, तो वहां पे जॉन डीवी का नाम जरूर होगा, दोनों में से एक का नाम होगा। देन आता है जी सिम्युलेशन। सिम्युलेशन होता है, सिम्युलेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मतलब आप कह लो रोल प्ले। सिम्युलेशन का मतलब ही रोल प्ले ही होता है किसी भी चीज की, जैसे हम नकल या कह लीजिए किसी चीज को इमिटेट करना, ठीक है, वो हम सिम्युलेशन कहते हैं। यानी कि सिम्युलेशन को आप ये भी कह सकते हो कि एक आर्टिफिशियल चीज क्रिएट करना। यानी आर्टिफिशियल मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जैसे अगर छोटे बच्चे हैं, अगर वो टीचर खेल रहे हैं, है ना, तो वो इसमें एक टीचर होता है, बाकी सारे स्टूडेंट बने हुए होते हैं, लेकिन वो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होता है। यानी कि वो नकली का होता है, वो कोई असली की क्लास नहीं चल रही होती। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर जब मैं चीजें कर रही हूँ तो उसे हम सिमुलेशन कहते हैं। ओके, क्लियर है ये सारे? एक एग्जांपल सिमुलेशन का हो सकता है मैम, जैसे पार्लियामेंट्री डिबेट समझाने के लिए लोग एक नकली पार्लियामेंट बना के मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनकर डिबेट करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन टेक प्लेस। यस, हम लोग के लॉ में मैम मुकोट होता है। हाँ जी, हाँ जी। जब हम एक डमी प्रोजेक्ट जैसा बना लेते हैं उस चीज को समझने के लिए, उस चीज को और जानने के लिए, तो वो क्या रहता है हमारा, वो सिमुलेशन होता है। जैसे अभी मनीलिखा ने एग्जांपल दिया। ठीक है, आगे चलो। मैम ट्यूटोरियल पूछो। मैम बोलो क्या कह रहे हो? एक बार और स्टिमुलेशन मैम ट्यूटोरियल एक बार और बता मैम दीजिए। प्रोजेक्ट, हेलो हाँ जी, हेलो मैम ट्यूटोरियल एक बार और ये कौन सा? प्रोजेक्ट मेथड, मैम एक बार प्रोजेक्ट मेथड, रुको, आवाज आ रही है मैम? हाँ, जस्ट 1 सेकंड। मैम सारे एक साथ बोल रहे हैं। प्रोजेक्ट मेथड नहीं आया, अच्छा ट्यूटोरियल और नहीं मैम आया, व्हाट एल्स? सिमुलेशन और एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। डिटेल में देखने के लिए आप जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इतनी डिटेल में नहीं जा सकती, ये पूरा आधा लेक्चर ले लेता है, क्योंकि अलग से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आपको समझना पड़ेगा। सो गो टू द टीचिंग वीडियोस जो आपको प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, नहीं मेरे को मैसेज कर देना, नहीं मिले तो मैं भेज दूंगी। ठीक है, बाकी आपको सिमुलेशन नहीं आया, और कौन सा? पूजा बीइंग फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, आई थिंक शी कैन अंडरस्टैंड मूड कोर्ट्स वगैरह उसने जरूर अटेंड किए होंगे कभी तो भी। कैसे So कैसे? Moot court is a moot very court. good example of simulation. Yes, moot court is where we argue like petitioner and defendants, and there is a judge sitting, and it is a case given to you to argue. ओके, अच्छा लॉ में, अच्छा ठीक Okay. है। Yes, ma'am. So it is a very good And can you example of give an simulation. Like example of we people programmed instructions, Manilekha? And can you give an example of programmed programmed instructions also? वो उसी का तो प्रोग्राम जरिए। इंस्ट्रक्शन एज मैम सेड। हाँ, मैम ने जैसे बताया, आप हम लोग जो अभ्यास पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, एक सॉल्व किया दूसरे पे जाते हैं, दूसरा सॉल्व किया तीसरे पे जाते हैं, until unless you do not answer, या फिर there is an option कि you just move ahead, skip. एक के बाद एक फ्रेम आना। ठीक है, प्रोग्रामिंग का मतलब है ऐसे सेट कर देना कि एक के बाद एक फ्रेम आना। मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी। कौन पूछ रहा है मुझसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन? पूजा, मैं वीडियो सेंड कर दूंगी, वीडियो देख लेना। ठीक है, पूरा डिटेल में समझो, ऐसे आधी बात मत सुनो, कंफ्यूजन और बढ़ती है आधी बात सुन के ना। पहले उसको पूरा पढ़ो, नहीं फिर भी आया तो मुझसे बोलना। ठीक है, हाँ जी। तो ट्यूटोरियल होता है बिल्कुल एग्जैक्ट ट्यूशंस की तरह, जिसमें आप क्रक्स देते हो और मेन चीज बताते हो। अच्छा, जैसे आप छोटी छोटी वीडियोस देखते हो जिसमें फटाफट से खाना बना के दिखा दिया जाता है, या फटाफट से कुछ पैक करके दिखा दिया जाता है, या फटाफट से कुछ और, तो वो जस्ट एक ट्यूटोरियल जैसे ट्यूशन की तरह होती है कि फटाफट से आपको बता दिया कि ये चीज, ये काम करना कैसे है, ये चीज करनी कैसे है।
ठीक है। देन नेक्स्ट आपका होता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या है कि जिसके अंदर बच्चे को, जैसे अब असाइनमेंट की तरह हम प्रोजेक्ट नहीं मिलते थे हमें स्कूल्स में, आप लोग प्रोजेक्ट्स नहीं करते थे? साइंस में तो हमें बहुत सारे, सोशल स्टडीज में बड़े सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बनाने के लिए। मॉडल्स बनाते थे हम बहुत अच्छे अच्छे, जैसे वाटर साइकिल पे बनाना, या कह लो बहुत सारी अदर चीजों पे। मैथ्स में भी इवन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते थे, थ्योरम्स करते थे। तो वो सारे क्या हैं? वो प्रोजेक्ट्स ही तो हैं। मैम इन पे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे मैम? हाँ, क्वेश्चन बता देती हूँ। I mean, अच्छा, सब पे। सिमुलेशन तो मैंने कहा, सिमुलेशन होता है एक नकली का एनवायरनमेंट क्रिएट करना। नकली मतलब, नकली का जब मैं नकली कह रही हूँ मतलब वो कुछ सीखने के लिए या कुछ लर्न करने के लिए। जैसे ना, जैसे मैंने बीएड का एग्जांपल आपको दिया था कि हमें सबसे पहले टीचर बताती थी। अच्छा, जब हमें पता चल गया कि अच्छा ऐसे पढ़ाना है ना, हमारा हो गया, हमारा माइक्रो टीचिंग हो गया, मतलब हमने कर लिया टीचिंग का पार्ट, तो क्या किया जाता था कि कुछ 4-5 बच्चे स्कूल के लाके बिठा दिए जाते थे, हमें उनको पढ़ाना होता था। सीधा डायरेक्ट आप स्कूल में नहीं जाते हो पढ़ाने के लिए एज अ टीचर, तो वहां पे क्या किया जाता है कि कुछ 4-5 बच्चे स्कूल के लाके आपके सामने बिठा देते हैं और टीचर आपको बोलते हैं इनको पढ़ाओ। अब आप किस में आ जाते हो? अब वो सच्ची की क्लास तो नहीं है, सच में तो मैं उनको नहीं पढ़ा रही है, उनका सिलेबस मुझे नहीं पता, मैं उनके कोई क्लास नहीं ले रही हूँ, वो स्कूल के बच्चे तो सच में है, मैं भी एक सच में एक टीचर की तरह उसको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्टली वो एक रियल क्लासरूम नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल क्लासरूम है। उसी को हम सिमुलेशन कहते हैं, जहां पे मैं कुछ सीख रही हूँ सिर्फ एक नकली के एनवायरमेंट से। इज इट क्लियर? मैम ये प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? ये किलपैट्रिक। दो नाम, किलपैट्रिक, और मैम आपने एक और बताया था जॉन, वो तो जॉन डेवी क्या है, था? ये लिखा है इधर लिखा है जॉन डेवी। तो मैम ये भी मतलब ये भी ऑप्शन में आए तो हम इसी को टिक करते हैं? नहीं नहीं, अगर किलपैट्रिक के साथ जॉन डेवी है तो आप किलपैट्रिक के टिक करोगे, क्योंकि दिया तो उसी ने था। अगर उसका नाम नहीं है, देखो किलपैट्रिक जॉन डेवी के स्टूडेंट थे, तो इन एनी केस अगर किलपैट्रिक का नाम नहीं होता है ऑप्शन के अंदर, तब आप जॉन डेवी को टिक करोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है टीचिंग मेथड्स के ऊपर, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन मोस्टली ये आता है भाई, इसमें से टीचर किसमें ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि टीचर की जो भागीदारी है वो किसमें ज्यादा है, या फिर स्टूडेंट किसमें ज्यादा एक्टिव है। ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर आप कह लो वो पूछ लेगा इनमें से ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से चलते आ रहे हैं, जैसे ये सारे। या फिर पूछ लेगा इनमें से मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही। अब इन सारे बेसिस पे आप इनको बांट सकते हो ना, आपको पता चला। अब डिडक्टिव है या इंडक्टिव है, इनके तो एग्जाम्पल्स ही आएंगे कि अगर मैं बच्चे को ऐसे पढ़ा रही हूँ या ऐसा कह रही हूँ, तो वो क्या है, वो आगमन विधि है या वो निगमन विधि है। यानी कि मान लो उन्होंने कोई फॉर्मूला बता दिया, इस पे तो आपको एग्जाम्पल ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। और जैसे जिनके साथ मैंने नाम लिखे हुए हैं, जैसे फ्रॉबल हो गया, जॉन डीवी हो गया, इनकी मैचिंग भी आ सकती है आपको। स्किनर का नाम मैंने दिया है यहाँ पे, मारिया मोंटेसरी दिया है, और एक आपको आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है, और एक आपको किलपैट्रिक बता दिया है, सोक्रेट्स बता दिया है। ये सारों की जैसे कई बार अगर वो डायरेक्टली पूछ लें कि ये किसने दिया है, तो सीधा एक नहीं पूछता, वो मैचिंग दे देता है। ठीक है, तो एक तो आपको ये यहाँ पे इन सारे मेथड्स में आपको ये चीज याद रखनी है, यानी ये चीज सीखनी है आपको कि किसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है और किसमें टीचर ज्यादा एक्टिव है। अब आपको वहां पे वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ज्यादातर तो क्वेश्चन यही पूछता है कि मैं स्टूडेंट को एक्टिव कैसे रख सकती हूँ, कौन कौन से मेथड से। क्योंकि हम कैसे क्लासरूम में आजकल पढ़ा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, टीचर नहीं। टीचर एक्टिव होकर क्या करेगा? टीचर को तो सब कुछ आता है। सीखना किसने है? सीखने वाला कौन है? बच्चा है। तो बच्चा अगर सो रहा है या बच्चा अगर सुन ही नहीं रहा है, तो फिर टीचर के पढ़ाने का मतलब क्या है? तो हमें किसकी भागीदारी ज्यादा रखनी है क्लास में? स्टूडेंट की रखनी है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे वो ये पूछेगा भी इनमें से ये 6 ऑप्शंस में से आप बताओ ज्यादा एक्टिव रहेगा। आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। कौन से आंसर्स, मतलब जैसे ऑप्शंस में दे रखे हैं, तो मैम कौन से सबसे पहले मोस्ट है इसमें से? मोस्ट कभी नहीं पूछेगा, मोस्ट कभी भी नहीं होता, डिपेंड करता है आप क्या मतलब मैम टॉपिक जैसे स्टार्टिंग में अगर 4-5 ऑप्शंस दे रखे हो, तो मैम उसमें से सबसे पहले जैसे काइंड ऑफ
कौन सा होगा मैम जिसमें हम कह सकते हैं कि टीचर स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव है? हाँ, वो तो क्लियरली यहाँ पे देखो, क्लियर मैं आपको क्लियरली यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आंसर है, इसमें स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है। आप बताओ, अच्छा इंडक्टिव डिडक्टिव छोड़ दो, इंडक्टिव डिडक्टिव में दोनों में ही रहेगा। और किंडरगार्टन, क्या प्लेवे मेथड में बच्चा ज्यादा एक्टिव रहेगा या टीचर? आप बताओ। किंडरगार्टन में बच्चे ज्यादा एक्टिव रहेंगे। बिल्कुल बच्चा रहेगा। ट्यूटोरियल मेथड में कौन रहेगा? ट्यूटोरियल में टीचर। हाँ जी। असाइनमेंट में स्टूडेंट। स्टूडेंट, गुड। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में टीचर। बताओ। टीचर। यहाँ पे कौन ढूंढ रहा है प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम के इतने सारे सॉल्यूशंस कौन दे रहा है यहाँ पे? स्टूडेंट मैम, स्टूडेंट एक्टिव रहेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग में ज्यादा। हाँ जी, ठीक है। फिर मॉन्टेसरी मेथड बच्चों के लिए, ये भी स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव रहेंगे की तरह होता है। रोल प्ले में टीचर ज्यादा एक्टिव है या स्टूडेंट? बच्चे रहेंगे मैम एक्टिव। बच्चे रहेंगे, क्योंकि बच्चे रोल प्ले में मैम बच्चे रहेंगे एक्टिव ज्यादा। जी ठीक है। फिर अच्छा, टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन जैसे आप समझ लो कि आप सेमिनार पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो सामने जो ऑडियंस बैठी है वो एक्टिव होगी। मेरे ख्याल से मैम जो मैम स्टूडेंट एक्टिव रहेंगे, उतने ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। प्रेजेंटेशंस में ना कभी भी हम क्वेश्चनिंग नहीं करते। प्रेजेंटेशंस में क्या होता है कि आप बस प्रेजेंट करते हो अपने मटेरियल को, तो सामने वाले को तो आप मौका ही नहीं देते हो बोलने का, वहां पे कोई डिस्कशन नहीं होती। हाँ, एट द एंड 10 मिनट के लिए आप उनको जरूर ओपन करते हो कि आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो, ठीक है, तो अदरवाइज नहीं होती। थ्रू आउट द लेक्चर आप कोई भी उनको अलाउ नहीं करते, ठीक है। डिस्कशन में कौन एक्टिव रहेगा? मैम बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। राइट, बोथ रहेंगे, बट ज्यादा कौन रहेगा? ज्यादा मैम स्टूडेंट्स रहेंगे। बिल्कुल, तो ये भी स्टूडेंट ओरिएंटेड हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन में मैम टीचर। इसमें भी बच्चा रहेगा, ठीक है। अगर दो में से पूछ ले तो आपने बच्चा ही कहना है, क्योंकि बच्चा खुद करके देखेगा, इसमें परफॉर्म करके देखेगा। इसमें स्टूडेंट टीचर तो बता के बैठ जाएगा एक बार, है ना, उसके बाद स्टूडेंट्स ही उसको परफॉर्म करके देखेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड में स्टूडेंट। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग में स्टूडेंट मैम। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये तो चलो इंस्ट्रक्शनल मेथड है, ये मेथड नहीं है, इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे देनी है। अच्छा, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में टीचर स्टूडेंट। मैंने तो कहा था यहाँ टीचर होता ही नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रोग्राम होता है और बच्चा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट एक्टिव रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट ही प्रोग्राम से खुद पढ़ रहा है, यहाँ पे टीचर नहीं है, मशीन से पढ़ रहा है, समझ लो कंप्यूटर से पढ़ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में भी यहाँ पे भी क्या रहेगा? स्टूडेंट एक्टिव रहेगा। इंटरेक्टिव वीडियो में भी स्टूडेंट आपका एक्टिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन कर पाएगा। फिर केस स्टडी में नहीं होगा। प्रोजेक्ट में आपका स्टूडेंट एक्टिव रहेगा। सिमुलेशन में भी स्टूडेंट एक्टिव रहेगा, ठीक है। आपको कुछ ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं जब वो आपको ये लेक्चर मेथड बीच में डाल देते हैं। लेक्चर मेथड में ज्यादातर टीचर एक्टिव होता है, ठीक। ज्यादातर क्या टीचर ही एक्टिव होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर मैं 1 घंटे की क्लास ले रही हूँ तो उसमें से पौना घंटा तो मैं ही बोल रही हूँ और मैं ही सारा मतलब डोमिनेट कर रही हूँ क्लास को। तो लेक्चर मेथड जो है वो टीचर ओरिएंटेड होता है। और कई बार जैसे अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो ऑप्शन में, अब ध्यान से सुनना, ऑप्शन में ऐसे भी लिखा है लेक्चर कम डिस्कशन। अब ये बदल गया। अब आप तो सोचोगे मैम ने कहा था लेक्चर मेथड तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन उन्होंने लेक्चर के साथ क्या लिख दिया? डिस्कशन। फिर क्या हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? क्या ये टीचर ओरिएंटेड रहेगा? स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट भी उसमें ही एक्टिव हो जाएगा। फिर अगर मैं, या फिर अगर उसने लिख दिया लेक्चर कम क्वेश्चन आंसर मेथड, तो ऐसे मैम स्टूडेंट, हाँ, तो वो स्टूडेंट ओरिएंटेड हो जाएगा।
मेरे कहने का ये मतलब है कि ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए या फिर आपको आपकी नॉलेज की डेप्थ को समझने के लिए ऑप्शंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इज इट ओके? ठीक है, बाकी जितने एमसीक्यूज हम जब डिस्कस करेंगे, जब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आपको और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि मेथड्स पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है मैम, इंडक्टिव डिडक्टिव है ऑप्शन। क्या कह रहे हो मैम? हाँ मैम जो अस्तर बताएं सबसे फर्स्ट वो बता दीजिए एक बार। कौन सा अस्तर जो बताई हैं, क्या चिंतन अस्तर, बोध अस्तर, ये सब मैम। क्या बोल रहे हो विभा? क्लियर नहीं हो रहा मुझे। शिक्षण के स्तर मैम शिक्षण के स्तर क्या करूं? बता दीजिए मैम फर्स्ट। नहीं, अभी मैं दोबारा नहीं बता सकती हूँ। आप ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसको दोबारा से देख लेना, ठीक है मैम? नहीं समझ में आया फर्स्ट में। बट अगर मैं दोबारा जाऊंगी तो ये रिवीजन क्लास है, देखो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी है लेक्चर की, आपके पास ये वाली भी वीडियो रहेगी। ठीक है, आप 2 बार उसको पढ़ो, उसके बाद बताना मुझे। ओके मैम। ठीक है, मेथड कौन कौन से होंगे? क्या बोल रहे हो? पहले से चलते आ रहे मेथड मतलब पुराने मेथड? पुराने तो ये सारे टेक्नोलॉजी को छोड़ के जितने भी ये सारे पुराने हैं। जैसे कि पुराने मतलब क्या? पुराने मतलब जैसे अगर आप कंप्यूटर को छोड़ दो, इनमें से निकाल दो, तो जितने भी कंप्यूटर जैसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर असिस्टेड है, इंटरेक्टिव वीडियो हो गया, ट्यूटोरियल हो गया, ये सब निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी आ गई वो नए आ गए, जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं है वो तो पहले से चलते आ रहे हैं। ठीक है, ओके, डू वी हैव टाइम? अच्छा जी, कल करवाऊं या अब? ये प्रॉपर डिस्कशन चाहिए आपको तो खुद कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। अच्छा, पैडागॉजी, एंड्रोगॉजी और ह्यूटागॉजी। देखो सिंपल सा मतलब होता है, ये सिर्फ ये स्लाइड करा देती हूँ आपको, बाकी हम कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसी चीज को। तो पैडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड ह्यूटागॉजी क्या है? ठीक है, तीनों ही शिक्षण विधियां आप कह सकते हैं। शिक्षण विधियां यानी शिक्षण के तरीके, मतलब मैं क्या किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, मेरा तरीका क्या होगा। ठीक है, अभी तक जो हम मेथड्स पढ़ रहे थे वो तो होते हैं कि मैं, अब जैसे मान लो लेक्चर मेथड है, आप एक साइंस के टीचर हो तो भी आप मतलब आप लेक्चर दे सकते हो, आप एसएस के हो तो भी, अगर आप 6ठी क्लास में जा रहे हो तो भी आप लेक्चर दे सकते हो, आप 10वीं में जा रहे हो तो भी लेक्चर दे सकते हो। बट पैडागॉजी का मतलब क्या होता है, या गॉजी का यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे कि आप जब पैडा या एंड्रा कर रहे हैं तो किस तरीके के लर्नर से डील कर रहे हैं। यानी कि जो सामने वाला बच्चा है वो बड़ा है, उम्र में छोटा है, जैसे छोटों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है कि अगर मैं फर्स्ट क्लास में गई हूँ तो मैं जैसे 10वीं क्लास में पढ़ा के आई हूँ, मैं वैसा फर्स्ट में या 5th में नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, यानी सिंपल वही लेक्चर देते आप लेक्चर ही हो, लेकिन आपका लेक्चर देने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो जाता है। लर्नर टू लर्नर यानी कि बच्चे से बच्चे पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके का क्या कर रहे हैं, किस तरीके का लेक्चर दे रहे हैं। जब हम पैडागॉजी की बात करते हैं, पैडागॉजी का मतलब होता है इमेच्योर लर्नर, यानी कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, या जो कह लीजिए कि एडल्ट नहीं है, एडोलसेंट लर्नर तक जब हम पढ़ाते हैं, यानी किशोर अवस्था तक जब हम पढ़ाते हैं, उन बच्चों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग से एफर्ट करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनको हमें क्या करना पड़ता है कि मोटिवेट रखना पड़ता है, उनके पेरेंट्स से कनेक्शन रखना पड़ता है, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, उसने कितना किया है ना। इवन टीचर तो कॉपीज भी चेक करते हैं, है ना। तो वहां पे लर्नर क्या होता है, पैडागॉजी में लर्नर क्या होगा, पूरी तरह से निर्भर होगा टीचर के ऊपर। ठीक,
यानी कि टीचर जो है वो उसकी जिम्मेवारी जो है यहाँ पे पेडागोजी में ज्यादा होती है। जैसे आप स्कूल लेवल पे तो यही देखते हो ना कि जो स्कूल के टीचर हैं उनको तो नोटबुक्स भी चेक करनी होती है, टेस्ट भी बनाने होते हैं, एक एक बच्चे का रिकॉर्ड रखना होता है, एक एक बच्चे के पेरेंट्स उनसे आके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल है, प्लस उनको जैसे हर बच्चे को मोटिवेटेड रखना, हर बच्चे को इक्वली देखना, वेराइटी ऑफ लर्नर्स के साथ डील करना, ठीक है, तो किस बच्चे का क्या लर्निंग स्टाइल है, ये सारी चीजें पेडागोजी के अंदर उनको देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, और प्लस जो बच्चा है वो टीचर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है, ठीक है। दूसरी तरफ आता है एंड्रोगोजी। एंड्रा मतलब एडल्ट लर्नर, ठीक है। एंड्रा मतलब अब जैसे आप कॉलेज की बात करते हो कि कॉलेज लेवल पे जो हम टीचिंग करते हैं, कि अगर मैं एक एडल्ट लर्नर यानी वयस्क अधिगमकर्ता को मैं पढ़ा रही हूँ, तो वयस्क छात्र है तो उसको मैं कैसे पढ़ा रही हूँ वो, ठीक है। क्योंकि तब हमारा क्या हो जाता है, अब आप लोगों को मैं ये थोड़ी ना कि टॉफी चॉकलेट दे रही हूँ, या मैं आप लोगों को कोई मतलब जैसे बच्चों से हम डील करते हैं वैसा कोई डील कर रही हूँ, या आप पूरी तरह से मुझ पे निर्भर करते हो कि मैम जब तक नहीं कराएंगी तो मैं अपने घर पे कह दूंगी मेरी मैम ने तो ये कराया ही नहीं है ना। बच्चा तो ये कह देता है कि हमारे मम्मी स्कूल में नहीं कराया तो मैंने इसलिए पेपर में नहीं किया। बच्चा कह सकता है क्योंकि उसको टीचर नहीं बताएगा तो वो कैसे करेगा, लेकिन आप नहीं कह सकते बिकॉज यू आर एडल्ट लर्नर। आप मुझसे कोई चीज रह जाएगी तो आप कहीं और से पढ़ लोगे, है ना। कॉलेज में तो ऐसे ही होता है ना, हम बुक्स गाइड्स ले लेते हैं, हम बहुत सारे अलग से मटेरियल्स ले लेते हैं जहाँ पे आंसर्स होते हैं, और मोस्टली बच्चे कॉलेज अटेंड तक नहीं करते, फिर भी पेपर में बैठते हैं और अच्छे नंबर भी लाते हैं। तो वो क्या है कि वहां पे लर्नर जो है वो पूरी तरह से टीचर पे निर्भर नहीं करता है, स्पेशली फॉर सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। वहां पे जो आपका एक रोल हो जाता है एज अ टीचर, वो ज्यादा गाइडेंस का हो जाता है, ठीक है। आप एक गाइडेंस के तरीके से यानी कि मार्गदर्शन जैसे बच्चे को दिखाते हैं कि आप ये पढ़ लीजिए, इसमें ज्यादा आपको अच्छे से मिलेगा। और प्लस हमारे टॉपिक्स भी ना बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड होते हैं, यानी कि बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, तो उनको हम ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को पूरा ही डेप्थ डिलीवर कर देंगे। हम कहते हैं जी ये चीज इतनी है, इसके बारे में और जानना है तो आप ये वाली बुक खरीद लीजिए, मोस्टली जैसे ऐसा बोल दिया जाता है। क्योंकि अगर बच्चा डेप्थ में जाना चाहता है तो उसको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है, खुद से चीजों को में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ह्यूरिस्टिक मेथड अभी बोला, ठीक है, वो क्या प्रमोट करता है, वो सेल्फ लर्निंग प्रमोट करता है। ह्यूरिस्टिक मेथड को मतलब यूज करना शुरू कर देना चाहिए जैसे +1 +2 में, तभी बच्चे को आगे चल के कॉलेज में खुद से सीखने की आदत पड़ती है। क्योंकि आगे चल के ये थोड़ी ना कि टीचर देखेगा अच्छा कौन सा वाला चैप्टर हो गया तो कौन सा नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी है। तो कॉलेज में जाके हमें क्या होता है, एकदम से स्विच होता है, जब टीचर की कोई परवाह नहीं होती, हमें खुद देखना होता है कि मुझे क्या करना है, मेरा मोटिवेशन लेवल कितना है, अंदर से मोटिवेशन लेवल आता है। वहाँ पे टीचर नहीं देखेगा कि आप मोटिवेटेड हो या नहीं हो, आपके मतलब पेरेंट्स से कनेक्शंस नहीं रहेंगे, तो इस तरीके की चीजें नहीं रहेंगी। तो एक वयस्क छात्र को पढ़ाने में और एक किशोर छात्र को पढ़ाने में यहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है। तीसरा आता है ह्यूटागोजी। ह्यूटागोजी क्या है, यहाँ पे जो एडल्ट जो लर्नर है वो एडल्ट ही रहेगा, ठीक है, हाईली मेच्योर इन लर्निंग प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस, उसे बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से पता होता है और सेल्फ डायरेक्टेड होता है। आपको बिल्कुल उसे गाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल ही अपने आप खुद से वो पढ़ सकते हैं। सेल्फ गाइडेड लर्निंग होती है। देखो ह्यूटागोजी क्या है, जैसे हम स्वयं से पढ़ लेते हैं, वहाँ पे कोई टीचर वीचर नहीं, आपको सिर्फ ये वीडियोस दे दी जाती है, आप उससे बस अपने आप ही देख के पढ़ लेते हो। वहाँ पे कोई गाइडेंस कोई कुछ मतलब गाइडेंस मतलब इन अ सेंस कि आपको कोई बताने नहीं आता कि आपको क्या करना है, आपको खुद ही आपने सीख लिया और आपने खुद ही कर लिया। तो जब हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करते हैं यानी कि स्वयं के निर्देशों के अनुसार कुछ सीख लेते हैं, स्वयं से कुछ सीख लेना, ठीक है, वो चीजें हमारे किसके अंदर आती हैं, ह्यूटागोजी के अंदर आती है, जहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है, ठीक है, खुद से मैंने सीख लिया। तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो ह्यूटागोजी में कंप्लीटली सूट करता है। जैसे हमारे ऑनलाइन जितने भी, जैसे मैंने अभी स्वयं कहा, या कोई मूक है जिससे आप पढ़ रहे हो, या कोई भी ऑनलाइन, यहाँ ये वाला नहीं है यहाँ पे पढ़ आप इस वक्त भी ऑनलाइन कर रहे हो मुझसे, बट यहाँ पे मैं बैठी हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए या आपको वो बताने के लिए, गाइड करने के लिए। लेकिन ह्यूटागोजी के अंदर क्या होता है, जहाँ पे कोई टीचर नहीं है, ठीक है, कंप्लीट मैंने कोई वीडियो देखी उससे सीख लिया, बस मैंने कुछ पढ़ा उससे कुछ सीख लिया, ठीक है, मैंने कुछ भी ऐसा जो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, लेकिन वहां पे
ऐसा नहीं है कि कोई आपको प्रॉपरली डेली आके गाइड कर रहा है या डेली आके आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हम ह्यूटागोजी कहते हैं। तो तीनों समझ में आया? मैम जैसे पेडागोजी। हाँ जी मैम, जैसे ट्यूटोरियल में हम लोग वीडियो देख के और कर लिए। हाँ, वेरी गुड। जैसे हमने अभी ट्यूटोरियल बोला, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बस ट्यूटोरियल्स देख, वहाँ पे वो हमें रोज थोड़ी बताने आते हैं कि कल हमने ये वाली सब्जी सिखाई थी बनानी, तो आज आप ये सीख लीजिए, या आपने बनाई या नहीं बनाई, कैसी बनी। तो नोबडी आस्क, बस वो आपको सिखाते हैं और बस चले जाते हैं, उनका इतना ही काम होता है। ठीक है, तो आप, और कोई भी ऑडियंस उसकी वीडियो देख रही है तो सीख रही है, और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कोई जरूरी नहीं है ह्यूटागोजी में आप कोई डिग्री डिप्लोमा लेने के लिए उसको सीख रहे हो सकता है आप कोई स्किल सीख रहे हो, जैसे हम स्पोकन इंग्लिश सीख लेते हैं, ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू सीख लेते हैं, बड़ी सारी ऐसी चीजें, ऐसी स्किल्स होती हैं जो हम ऑनलाइन लर्निंग से सीख लेते हैं, तो वो सारी ह्यूटागोजी में आती है। इज इट क्लियर? मैम आपने ह्यूटागोजी जब पढ़ाया था, बिल फोर्ड करके कोई थे, उन्होंने ये दिया था। हाँ जी नोट्स में दिया हुआ मैंने। हम पुराने वाले नोट्स में जब आपने पढ़ाया था तब का मुझे याद है। अच्छा, दिया होगा उसमें। तो समझ में आए ये तीनों? पक्का क्लियर है? जी मैम। फाइन, हम बाकी का हम फिर कल देखते हैं क्या चीजें हैं। ओके, सेम टाइम। ठीक है, फिर ये ओवर करके हम थोड़े एमसीक्यूज करेंगे टीचिंग के। तो आपका पैटर्न यही रहेगा कि आपकी 3 days और